जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, भगवान का निवास है उत्तराखंड। यहाँ पे भगवान लोग आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है उत्तराखंड। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जिसका पुराना नाम उत्तरांचल था, पुराने नाम में उत्तरांचल था। ये 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग हुआ। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड बन गया, उत्तरांचल जो था वो बन गया उत्तराखंड। वैसे ही सन 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें 9 नवंबर को उत्तराखंड, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को झारखंड। ये सन 2000 में अस्तित्व में आए हैं। अब देखते हैं अगला, राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। जिले कितने हैं इसमें? टोटल 13 जिले हैं। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला क्या है? चमोली जिला। सबसे बड़ा जिला क्या है? चमोली जिला। चमोली जिला कहाँ है? ये जो चमोली है सबसे बड़ा जिला आता है उत्तराखंड में। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। ये रहा चंपावत, सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड में। मंडल, भाग। उत्तराखंड को 2 भाग में बांटा गया है। उत्तराखंड को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक गढ़वाल है और दूसरा कुमाऊं है। गढ़वाल जो भाग है ये ऊपरी का भाग है, गढ़वाल। ये ऊपरी वाला भाग को गढ़वाल कहते हैं और नीचे का जो भाग है उसे कुमाऊं कहते हैं। दोनों में से कौन सा बड़ा है? गढ़वाल भाग जो है वो बड़ा है। सबसे पहले आप इंटर करोगे देहरादून। आप इंटर करोगे तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? देहरादून। देहरादून में क्या चीज़ है? वन अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। देहरादून तो सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक फेमस हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, जिसका नाम है जॉली ग्रैंड। जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में। जॉली ग्रैंड देहरादून में। फिर देखते हैं मसूरी। मसूरी नाम सुने होंगे। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लपसाना, कहाँ है? मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लपसाना कहाँ है? मसूरी में है। आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लपसाना में। लपसाना कहाँ है? मसूरी में। आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? और आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तेलंगाना में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तेलंगाना में। आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तेलंगाना में। और आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में। अब इसके नीचे आएंगे, हम आएंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में है। सबसे फेमस लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। और दवाइयों का उद्योग कहाँ है? ऋषिकेश में। यहाँ पे क्या है? दवाइयों का उद्योग है, इसलिए इस वजह से फेमस है। फिर हम लोग आते हैं हरिद्वार। स्नान करने लोग कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं। गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी सबसे साफ होता है। हरिद्वार का पानी, गंगा का सबसे शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा? हरिद्वार में मिलेगा, इसलिए हरिद्वार फेमस है। उत्तरकाशी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में। यहाँ पे नेशनल पार्क है। फिर देखते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, इसलिए ये कहाँ है? यमुना। यहाँ से यमुना नदी निकलती है। फिर गंगोत्री, यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जिसे बंगाल में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को ही गंगा नदी कहते हैं, इसलिए गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है। यहाँ से तो भागीरथी नदी निकलती है। आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। केदारनाथ बहुत ही भव्य मंदिर है, वहाँ पे शिव भगवान की मंदिर है यहाँ पे केदारनाथ में। वह जो मंदिर है वो 600 सालों से बर्फ में दबा हुआ था। वो मंदिर 600 सालों से, जब बर्फ पिघली तब ये मंदिर अस्तित्व में आया। तब से यहाँ पे लोग तीर्थ स्थल के नाम से जाना गया। यहाँ पे बहुत सी भीड़ लगती है। श्रद्धालु यहाँ पे जब भी लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो केदारनाथ यात्रा जरूर करते हैं। केदारनाथ यात्रा बहुत ही लंबी होती है। आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको 15-16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पहाड़ में आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत से साधन है, कोई घोड़े में जाता है,
एक घोड़े का एक छोटा वर्जन आता है, ना वो गधा होता है ना वो घोड़ा होता है। वो जो है उस पर बैठ के लोग है ना चलते हैं वहाँ पे, उसमें बैठ के चढ़ाई चढ़ते हैं। और कुछ कुछ लोग को पिट्ठू लोग होते हैं जो अपने पीठ में एक ठन एक कुर्सी बांध लेगा, बांस का पीठ में कुर्सी बांध लेगा, वहाँ पे एक आदमी को बिठाएगा, नीचे बैठ के एक आदमी को बिठाएगा और उसके बाद उसे लेके 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ। 4 धामों में एक धाम कहाँ है? बद्रीनाथ में। 4 धामों में एक धाम कहाँ है? बद्रीनाथ में। बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पे तीर्थ स्थल है, लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। फिर हम लोग आते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके संगम बनाती है, जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी बनती है कहाँ? देवप्रयाग में। अच्छी जगह है, बहुत से लोग जाते हैं देवप्रयाग घूमने, संगम है, अच्छी जगह है। चमोली, सबसे बड़ा जिला चमोली। सबसे बड़ा जिला कहाँ है? चमोली में है। चमोली में भारत का पहला चिपको आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ था। भारत का पहला चिपको आंदोलन चमोली से शुरुआत हुआ था। यह शुरुआत करने वाले सुंदर लाल बहुगुणा, यह एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पेड़ की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? चमोली में। गोपेश्वर, फूलों की घाटी कहाँ है? गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली जिले में ही आता है, लेकिन फूलों की घाटी कहाँ है? एग्जैक्ट गोपेश्वर में है। अब हम देखते हैं काला पानी पर्वत। यह जो है पर्वत नेपाल और भारत के बीच में विवादित है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, एक नदी बहती है, काली नदी। यहाँ से एक नदी बहती है, काली नदी, और यहाँ से एक और नदी बहती है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा। यहाँ से ऐसा लिम्पियाधुरा नदी बहती है। जब भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाया गया तो काली नदी को ही एक बॉर्डर माना गया। काली नदी आपको मैप में नहीं दिखेगा, काली नदी को ही यहाँ से बॉर्डर बनाया गया। यही काली नदी क्या करती है? नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाती है। लेकिन नेपाल क्या बोलता है कि ये नदी है लिम्पियाधुरा, ये नदी हमारा क्या है? बॉर्डर है। जब हमने बॉर्डर डिसाइड किया था तो काली नदी को माना था। लेकिन नेपाल क्या बोलता है? नेपाल कहता है कि ये नदी है, ये हमारा बॉर्डर वाली लाइन है, ये नदी। इसलिए ये जो जगह है वो विवादित है आज के डेट में भी, नेपाल और भारत के बीच में। इस जगह में कोई नहीं रहता है, लेकिन अभी भी ये जगह नेपाल और भारत के बीच में विवादित है। फिर हम लोग देखते हैं चंपावत। सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत है। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत। नैनीताल, लोग घूमने के लिए जाते हैं नैनीताल। नैनीताल में बहुत सी जगह है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल में। 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ है? नैनीताल में। रानीखेत, रानीखेत कहाँ है? नैनीताल में। रानीखेत नैनीताल में। और क्या है यहाँ पे? उच्च न्यायालय, मतलब उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में। यहाँ पे क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रानीखेत, हाई कोर्ट। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। ये हो गया। काशी, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, घूमने की अच्छी जगह है काशी, ये भी घूम। तो चलिए हम लोग उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप देख लिए। अब हम थोड़ा फिजिकल मैप देखते हैं कि क्या क्या इसमें दर्रे हैं, क्या क्या नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, जो भी है नदियाँ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में और नेशनल पार्क कुछ इंपॉर्टेंट है जो इंडियन जीएस में पूछे जाते हैं। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, मैंने बताया था आपको गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पे था? उत्तरकाशी में। ये कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला है। फिर है गंगोत्री, गंगोत्री भी एक नेशनल पार्क है। इसे क्या कहते हैं? नेशनल पार्क है, ये भी फेमस है। और तीसरा मैंने बताया था फूलों की घाटी, गोपेश्वर में फूलों की घाटी, चमेली जिला यहाँ पे है। फिर है नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत भी कहाँ है? उत्तराखंड में है और इसे नेशनल पार्क भी कहा जाता है। नंदा देवी को नेशनल पार्क भी कहा जाता है। फिर राजा जी, और ये 3-4 जिलों में घिरा हुआ है राजा जी नेशनल पार्क। इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइगर वाइगर घूमता रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आदमी जो है गाड़ी में बैठ के जाता है नेशनल पार्क में, चारों तरफ से पिंजरा रहता है, एक पिंजरे वाली गाड़ी रहती है जिस जेल में ले जाया जाता नहीं है कैदी लोग को, वैसी एक गाड़ी रहती है, उसमें घुमाने के लिए ले जाता है नेशनल पार्क में। तो बहुत ही खुले एरिया में घूमते रहते हैं वहाँ पे, जो बाघ शेर जो होते हैं वहाँ पे, जानवर जो होते हैं खुले एरिया में घूमते हैं। इसलिए
आदमी जब जाता है तो गाड़ियों में बैठ कर जाता है। तो हो गया राजा जी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हुआ था। ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ये भी 2-3 जिला में फैला हुआ है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दर्रों के बारे में। हालांकि उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, उत्तराखंड में बहुत से दर्रे हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, सभी दर्रों को मैंने नहीं लिया है, हालांकि पूरे दर्रे ही दर्रे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो दर्रे हैं, ये जो दर्रे हैं बहुत ही हाइटेड में, बहुत ही ऊपर में, यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इन दर्रों से चाइना जाना बहुत ही, तिब्बत जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए लोग सबसे अच्छा प्रीफर करते हैं ये लेपुलेख दर्रा। ये क्या है, थोड़ा नीचा है, और यहाँ का जो दर्रा है काफ़ी सुगम है जाने के लिए, अच्छे रास्ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लोग जाते हैं। अगर आपको जाना है यहाँ से चाइना तो इधर भी जा सकते हैं, आपको जाना है नेपाल तो इधर से नेपाल भी जा सकते हैं। ये जो एक दर्रा जो है लेपुलेख दर्रा, वो तीनों देशों को जोड़ता है, भारत, चाइना, नेपाल। यही एक दर्रा है जो तीनों देशों को जोड़ता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं तांगला दर्रा। तांगला दर्रा जो है ये चाइना जाता है, यहाँ से क्या है, चाइना जाता है। तांगला दर्रा यहाँ से चाइना जाता है। इधर से भी आप जा सकते हैं कैलाश पर्वत की यात्रा पे। तो यह एक दर्रा है। दूसरा माना दर्रा, माना, नीति, धर्मा, ये 3 दर्रे फेमस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक दर्रा है मारथिला दर्रा, मतलब यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मारथिला दर्रा कहाँ पे। तो मारथिला दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा, मारथिला दर्रा, धर्मा दर्रा, और एक है क्योगाड़ दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योगाड़ दर्रा उत्तराखंड में। उसके बाद मंगसा दर्रा, मंगसा दर्रा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंगसा दर्रा। उसके बाद लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख दर्रा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेपुलेख दर्रा किस राज्य में है और कितने देशों में, किस राज्य में है और कितने देशों को जोड़ता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ था। तो लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है और एक चाइना, नेपाल और भारत को जोड़ता है। यहीं से लोग नेपाल भी जा सकते हैं, यहीं से लोग चाइना भी जा सकते हैं। तो ये दर्रों के बारे में हो गया। तो अब चलिए अब हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं उत्तराखंड की नदियों के बारे में। तो गंगा नदी इन सभी नदियों से मिलकर बनती है। गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती है, गंगा नदी बनती है, इन सब नदियों से मिलकर बनती है। तो आइए देखते हैं गंगा नदी कैसे बनती है। एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में जिसका नाम है संतोपद ग्लेशियर। संतोपद ग्लेशियर है, इसे हिमानी कहते हैं हिंदी में। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। संतोपद ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती है जिसका नाम है, एक विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, विष्णु गंगा यहाँ से निकलती है और धौली गंगा यहाँ से निकलती है। जब ये दोनों यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे जब दोनों का संगम होता है तो ये नदी बन जाती है अलकनंदा नदी। जब ये नदी यहाँ पे मिलती है, संगम होता है, तो ये अलकनंदा बन जाती है। जब किसी 2 नदियों की गहराई सेम हो, बराबर हो, तो जब उन दोनों के मिलने से नई नदी बनती है, उसका नाम नया हो जाता है। नदियों का नाम किस हिसाब से डिसाइड होगा? नदियों की गहराई के हिसाब से। नदियों का नाम डिसाइड होगा नदियों की गहराई के हिसाब से। जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी उसी नदी का नाम आगे चलेगा, जिसकी गहराई कम होगी वह उस नदी में आके मिल जाएगी। इससे नदियों का नाम डिसाइड होता है। तो यहाँ से 2 नदी निकली, धौली गंगा, विष्णु गंगा। जब यहाँ पे मिली तो कौन सी नदी बन गई? अलकनंदा। और यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन गया? विष्णु प्रयाग। प्रयाग को बाद में देखते हैं। फिर यहाँ से अलकनंदा निकलती निकलती नीचे जाती है और यहाँ पे नंदाकिनी नदी आती है। नंदाकिनी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, किससे? अलकनंदा से। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी नीचे जाती है, जाते 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 फिर एक पिंडार नदी आती है। पिंडार नदी आते हैं और यहाँ से आकर यहाँ पे संगम में मिल जाती है। फिर इसका नाम क्या है? अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा गहरी नदी है। फिर अलकनंदा यहाँ से नीचे आती है, आते आते फिर एक नदी आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी यहाँ से आकर ये इस रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और मंदाकिनी नदी छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। तो अलकनंदा बहुत ही बड़ी नदी हो गई। फिर अलकनंदा, फिर ये नदी आगे बढ़ती है। कौन सी? अलकनंदा। फिर एक नदी आती है भागीरथी नदी। भागीरथी जो नदी है वो है गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है।
भागीरथी बहुत ही बड़ी नदी है। फिर ये भागीरथी आके यहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकल के आती है और फिर यहाँ देवप्रयाग में मिल जाती है। तब दोनों नदी की गहराई बराबर हो जाती है। तब अलकनंदा का नाम बदल जाता है। उसके बाद ये जो नदी हो जाती है बन जाती है गंगा नदी। जब दो नदियों का गहराई बराबर हो जाता है, उससे मिलने वाले संगम से जो नदी निकलती है उसका नाम बदल जाता है। तो जब अलकनंदा नदी आती है यहाँ से और भागीरथी नदी आती है यहाँ से, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नई नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है गंगा नदी। इन सभी नदियों के संगम से बनती है गंगा नदी। फिर हम लोग देखेंगे एक भिलांगना नदी। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी यहीं से निकलती है उत्तराखंड से और ये यहाँ पे आके भागीरथी पे मिल जाती है यहाँ पे। और इसी संगम पे बना है टिहरी बांध। इसी संगम पे क्या बना है? टिहरी बांध, 260 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसकी लंबाई क्या है? 260 मीटर। यह बांध किस तरीके से बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। एक पर्वत यहाँ पे आके मिलती है और एक पर्वत इधर से आके मिलती है। तो बीच में से जो गैप है, बीच में से जो रास्ता है, वहाँ से नदी निकलती है। तो इस नदी के बीच में यहाँ पे क्या बना दिया? डैम बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक होल कर दिया। ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, दो पहाड़ों के बीच में एक डैम बना के यहाँ पे छेद कर दिया पानी जाने का। यहाँ पे एक गांव था जिसका नाम था टिहरी गांव। यहीं पे नदी के किनारे में जब ये बांध बनाया गया तो पानी से पूरे गांव में है ना पानी भरना शुरू हो गया। तब यहाँ पूरे गांव वालों को खाली करवा दिया गया। गांव वालों को खाली करवाने के बाद एक नया गांव बसाया गया। यहीं पे एक नया गांव बसाया गया, नया टिहरी। यहीं पे है, थोड़ी सी दूर में एक नया गांव है, नया टिहरी। और यहाँ पे क्या भर गया? इस गांव में पूरा पानी। तो बहुत ही बड़ा बांध है। अगर ये बांध टूट गया तो पूरा बाढ़ आ जाएगा उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड बह जाएगा। साथ ही साथ ये यहाँ से देवप्रयाग में कितने सारे तीर्थ स्थल है, सब डूब जाएंगे। देवप्रयाग में जितने भी आसपास के छोटे छोटे घर है, मंदिर है, सब डूब जाएंगे। तो इसमें सपोर्ट के लिए, इस बांध को सपोर्ट के लिए एक और बांध बनाया गया जिसका नाम था कोटेश्वर बांध। उसके जस्ट आगे में क्या बना है? कोटेश्वर बांध। अगर ये टूटा तो एक और बांध है जिसे हम पानी को रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा बांध है। उसे रोकने के लिए एक बैकअप में एक बांध होना चाहिए। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है यहाँ पे तो ये विष्णु प्रयाग बन जाता है। क्योंकि अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। फिर ये नदी आगे निकलती है, आगे जाके यहाँ पे जब वो पिंडार नदी से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। फिर नदी जब आगे निकलती है तो मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। फिर ये अलकनंदा नदी आगे निकलती है और जब भागीरथी मिलती है तब ये बनता है देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इन सभी प्रयागों को मिला के जिसे हम कहते हैं पंच प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस सभी प्रयागों को क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग। और फिर ये आता है हरिद्वार। लोग नहाने कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने हरिद्वार जाते हैं। तो ये है गंगा नदी कैसे बनती है। हमने सब चीज़ देख लिया, जान लिया। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।